जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोग को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड लेक्चर लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताए थे, उसमें सिलेबस भी डिस्कस किए थे। आज हम इस सेकंड लेक्चर में वही जो चीज़ें हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ इसके आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर के प्रति और भी रुचि बढ़े और भी नॉलेज हो। और गारंटेड है कि हम आप लोगों को पूरा सिलेबस करवा कर ही दम लेंगे। आप बस विश्वास रखिए और चैनल को फॉलो करके रखिए। मैं आप लोगों के समक्ष 1 या 2 दिनों में वीडियो लेकर के देखिए, कुछ कंडीशंस अच्छे नहीं है। अब कंडीशंस बयां करना उचित नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन है जो कि मतलब मेरे पक्ष में नहीं है। तो मैं प्रतिदिन तो वादा नहीं कर सकता हूँ ना कि प्रतिदिन आप लोगों के लिए वीडियो लेकर, लेकिन हाँ, एक से दूसरे दिन में वीडियो आ जाएगा, ये वादा है कि एक से दूसरे दिन में आ जाएगा। तो आज देखिए 1-2 दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए कोई नहीं, लेकिन सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा, आप बस ये विश्वास रखिए। हम चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज हम लाइट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हम लाइट से आगे बढ़ते हैं कि लाइट। तो लाइट क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का एक रूप है, यानी प्रकाश जो है, लाइट जो है वो एनर्जी का एक रूप है। किसका रूप है? एनर्जी का एक रूप है, यानी कि प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है। अगला है कि प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आप लोगों से पूछा जाता है, ऑप्शन देता है एमसीक्यू में कि प्रकाश निम्न में से क्या है? दे देगा वैद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग, पदार्थ तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको माना है वैद्युत चुंबकीय तरंग। किसमें माना है? वैद्युत चुंबकीय तरंग में। पदार्थ जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। देखिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होता है उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो सेम है, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम का जरूरत नहीं है। प्रकाश हर एक माध्यम में चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश ठोस में भी चल सकता है, प्रकाश द्रव में चल सकता है, प्रकाश गैस में भी चल सकता है। देखिए मैं इधर लिखा हूं, आगे जाकर के आपको इसको भी दिखाएंगे कि प्रकाश हर एक माध्यम में चल सकता है। देखिए अब हम बात करते हैं तरंगों के बारे में। वेव्स, वेव्स के प्रकार कितना है? वेव्स का कितना प्रकार है? तो देखिए वेव्स यानी जो तरंगे हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला जो है आप लोगों का वो होता है यांत्रिक तरंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, हिंदी में इसको कहते हैं यांत्रिक तरंगे। देखिए यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की। जैसे देखिए पत्थर, पानी में अगर पत्थर फेंकेंगे तो आवाज आता है। जैसे एक पत्थर हम उठाए और पानी में फेंक दिए तो एक प्रकार का आवाज आता है ना। आवाज क्यों आया? क्योंकि पानी एक माध्यम है, अगर वो नहीं होता तो आवाज नहीं आता। जैसे मेरे हाथ में मान लीजिए थाली है, उसको हम पीट रहे हैं तो एक प्रकार का आवाज आ रहा है ना, तो साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि तरंगे कैसी है? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे। कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे हैं। ये जो ध्वनि तरंगे वो मैकेनिकल वेव्स यानी साउंड्स जो है वो मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि थाली को पीट रहे हैं आवाज आ रहा है। यहाँ पे थाली एक माध्यम है तब आवाज आ रहा है। देखिए दूसरा होता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें 2 क्षेत्र होता है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे में कितने क्षेत्र होता है? 2 क्षेत्र। पहला को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र और दूसरा को वैद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, कहता है कि वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो आपको लिखना है परिभाषा, वे तरंगे जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो। वे तरंगे जिसमें चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलम हो, तब उसे हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, वे तरंगे जिसमें चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो यानी कि परपेंडिकुलम हो, तब उस क्षेत्र को हम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। चलिए यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग को क्लियर आ गया है। अगर क्लियर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आंसर देने का कोशिश करूंगा। अगला देखिए हम नोट में कुछ लिखे, कुछ टिप्पणी है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जान लेना है। नोट में हम लिखे हैं कि भूकंप,
भूकंप के जो सिस्मेटिक वेव्स होता है यानी कि भूकंप वाली जो तरंगे हैं वो एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव्स है। भूकंप की जो तरंगे है वो यांत्रिक वेव यानी मैकेनिकल वेव्स होता है। तो पूछता है कि भूकंप की तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो आपको टिक करना है यांत्रिक तरंगे में। किसमें टिक करना है? यांत्रिक तरंगे यानी मैकेनिकल वेव्स। देखिए भूकंप की तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, पी, एस और लव। पी, एस और लव। देखिए इसको पी से सूचित इसलिए क्यों करते हैं, इसको पी तरंगे भी बोलते हैं, पी वेव्स, क्योंकि इसका पूरा नाम होता है प्राइमरी वेव्स। क्या होता है? प्राइमरी वेव्स। इसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक तरंगे। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंगे। और एस से होता है सेकेंडरी वेव्स, हिंदी में इसको कहेंगे द्वितीयक तरंगे। क्या कहेंगे? द्वितीयक तरंगे। देखिए प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे, और लास्ट में होता है लव वेव्स। देखिए लव इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लव था, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है लव वेव्स। क्या नाम पड़ा है? लव वेव्स। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो बोलिएगा। लव नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसी कारण से इसका नाम लव वेव्स पड़ा। और ध्यान रखिए लव एक ऐसा शब्द है ना कि जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। मैं मजाक नहीं कर रहा है, सही बात है। लव सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो यही है लव जो वेव्स है, ये जो भूकंप की तरंगे है लास्ट वाली लव वेव्स, ये सबसे खतरनाक तरंग होता है। तो पूछता है भूकंप का सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है, तो लव वेव यानी लव तरंग जो होता है सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। चलिए इस स्लाइड आप लोग काफी अच्छा से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तब इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इधर समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब समझा के वीडियो खत्म कर दूंगा तो आप लोग इसका रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब हम इधर आते हैं। इधर है आपका दूसरा सॉरी थोड़ा खांसी हो गया है तो माफ कीजिएगा। पहला नोट हम यहाँ लिख दिए। दूसरा नोट है कि वाटर वेव्स यानी कि पानी के धरातल पर उत्पन्न हुए तरंगे भी यांत्रिक तरंगे। पानी की, जैसे कि मान लीजिए देखिए पानी और वहां पर कोई तरंग उत्पन्न हो रहा है, पानी का वेव्स जो होता है ना ऐसे इससे, वो एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है। कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग। तो पूछता है पानी के धरातल पर जो उत्पन्न तरंग है वो कैसा तरंग है, तो वो यांत्रिक तरंग है। कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग। देखिए अब हम अपने टॉपिक पर, नोट मेरा खत्म हो गया। अब यहाँ से जो टॉपिक शुरुआत था, यहाँ से देखिए यहाँ से जो टॉपिक शुरुआत था इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है। वैद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। आप लोग याद कीजिए, हम पहला लेक्चर में बताए हैं, और जो लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हैं वो जा करके पहला लेक्चर देखे, उसको साइंस 10th नाम के प्लेलिस्ट में पहला लेक्चर जो है ऐड मिलेगा। उसमें हम बताए थे रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरोक्स गन। रेडियो मिर्ची आई लव यू जेरोक्स गन, उसमें हम बताए थे रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगे। रेडियो मिर्ची आई लव से बताए थे उसको लाइट यानी विजिबल इन दृश्य प्रकाश, यू से यूवी रेज यानी कि पराबैंगनी किरण। जिसके बाद बताए थे X4 आपका एक्स किरण यानी एक्स तरंगे, आर से जिसके बाद आपको लास्ट में था कि गामा यानी कि आई लव यू जेरक्स गन, जी से था गन यानी कि गामा तरंगे, लास्ट में था गामा तरंगे। तो टोटल मेरे पास 7 तरंगे। कौन कौन? देखिए मैं काउंटिंग कर देता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जो पहला लेक्चर नहीं देखे लेकिन आप जाके देख लीजिएगा, उसमें हम पूरा डिटेल के साथ बताया। देखिए पहला रेडियो तरंगे, दूसरा है आपका माइक्रो तरंग, तीसरा है आपका अवरक्त तरंग, चौथा है आपका रेडियो मिर्ची आई लव देखिए दृश्य प्रकाश, और पांचवा है आपका पराबैंगनी किरणें, और छठा है आपका एक्स किरणें, और सातवां है आपका गामा तरंगे या गामा किरणें। आप सातों लिख लीजिएगा, जिसके बाद आप पहला लेक्चर को जाकर के देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि हम आई बटन पर उसका लिंक दे दें, लेकिन देखेंगे कोशिश करके, उतना सेटअप करने नहीं आता है ना, और मेरे पास ऐसा टेक्निकल टीम भी नहीं है कि आपको पूरा हेल्प करे। तो कोशिश हम करेंगे, अगर हो जाए तो वहां आ जाएगा पॉपअप में, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं कि रेडियो तरंग। देखिए सबसे ऊपर जो होता है वो रेडियो तरंग होता है, और हम बताए थे कि ये जो है आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है, यानी कि जैसे आप ऊपर से नीचे जाइएगा तरंग दैर्घ्य घटता है। जैसे आप ऊपर से नीचे जाइएगा क्या होता है? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य घटता है, और जैसे आप ऊपर से नीचे जाइएगा
फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है वो बढ़ता है। तो रेडियो तरंगे की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक। और जब उसका आवृत्ति का बात आता है तो आवृत्ति सबसे कम होता है। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसका होता है? गामा किरण का। लेकिन गामा किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। और देखिए आवृत्ति और ऊर्जा, आवृत्ति और ऊर्जा एक दूसरे का समानुपाती होता है। यानी कि जब हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ेगा, और जब हम आवृत्ति को घटाएंगे तो ऊर्जा भी क्या करेगा? घट जाएगा। तो आवृत्ति और ऊर्जा समानुपाती है। तो बताइए जब रेडियो तरंग का आवृत्ति कम है तो उसका ऊर्जा क्या होगा? ऑटोमेटिक ऊर्जा भी कम होगा। और गामा तरंग का अगर आवृत्ति ज्यादा है तो उसका ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा होगा। देखिए रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, आवृत्ति कम होता है और ऊर्जा भी कम होता है। और गामा किरण का यानी गामा तरंग का जो ऊर्जा है वो सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसका आवृत्ति जो है वो सर्वाधिक होता है। देखिए यहाँ पर हम कुछ सिंबल लिखे हैं, आप सिंबल को नोट कर लीजिएगा। ये जो सिंबल है ये लेमडा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमडा। लेमडा से आपको तरंग दैर्घ्य को सूचित किया जाता है। किसको सूचित किया जाता है? तरंग दैर्घ्य को। तो लेमडा से सूचित किसको कहते हैं? तरंग दैर्घ्य को। लेमडा का ऐसा चिन्ह है। आवृत्ति को हम न्यू से सूचित करते हैं। किससे? न्यू से। न्यू का ऐसे चिन्ह है, अब ऐसे करके ऐसे कर दीजिएगा, ये आपका न्यू हो गया। और ऊर्जा को ई से सूचित करते हैं क्योंकि इसका नाम है एनर्जी इंग्लिश में, तो उसी का एनर्जी फॉर ई लिख देते हैं। एनर्जी से सूचित करते हैं ऊर्जा का। देखिए यहाँ पर हम एक व्यंजक लिखे, आप इसे समझिएगा। लेमडा, लेमडा किससे सूचित करते हैं? तरंग दैर्घ्य से। तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? न्यू। क्या होता है? न्यू। और न्यू किसका? आवृत्ति का। यानी तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति। यानी कि अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ाएंगे तो आवृत्ति घटेगा, अगर आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या करेगा? घटेगा। आप इस व्यंजक से बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो कुछ किच पिच ना आए, जाके अपना समझे। यहाँ समझ लीजिए वीडियो में ही कि लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य को जब बढ़ाएंगे तो आवृत्ति घट जाएगा, और इसको जब घटाएंगे तो आवृत्ति क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए ई यानी ऊर्जा जो है समानुपाती होता है आवृत्ति का। ऊर्जा किसका समानुपाती होता है? आवृत्ति का। यानी कि ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो आवृत्ति भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आवृत्ति को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा भी बढ़ेगा। जस्ट आवृत्ति को घटाएंगे ऊर्जा भी घटेगा। अगर आप ऊर्जा को घटाएंगे तो आवृत्ति भी क्या होगा? घटेगा। अगला देखिए लेमडा जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है। न्यू का हम बताइए कि लेमडा जब घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, और अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति क्या होगा? घटेगा। इससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम तरंग दैर्घ्य को बढ़ाएंगे तो हमारा आवृत्ति घटेगा, और आवृत्ति के साथ साथ ऊर्जा भी क्या होगा? घट जाएगा। ऊर्जा भी क्या होगा? घट जाएगा। तो आप फटाफट बताइए कि रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। रेडियो तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, जबकि उसका आवृत्ति सबसे कम होता है और उसका ऊर्जा भी सबसे कम होता है। यही इसका जस्ट विपरीत गामा तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज्यादा और ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होता है। देखिए गामा तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, जबकि आवृत्ति हाई होता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। इसको कोई माध्यम का जरूरत नहीं है, स्वच्छंद चल सकता है। देखिए प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। कोई माध्यम ला दो सब में चल सकता है। निर्वात किसको कहेंगे? देखिए निर्वात उस माध्यम को कहेंगे जहां कुछ नहीं हो, ना हवा हो ना पानी हो, कुछ नहीं हो, उसको हम निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात। वैक्यूम इसका इंग्लिश नाम होता है वैक्यूम। ठीक है ना। अगला देखिए प्रकाश की चाल के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम रोमर था। क्या था? रोमर। प्रकाश की चाल के बारे में बताने वाले पहले वैज्ञानिक का नाम रोमर था। रोमर जो है ये बातें जो बताया था वो जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह के अध्ययन पर बताया था। वो उसका अध्ययन किया था, तभी उन्होंने बताया था प्रकाश का चाल। और किस में बताया था? तो निर्वात में। किस में बताया था? निर्वात में। तो पूछेगा प्रकाश की चाल के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है? तो रोमर था। कौन था? रोमर। देखिए उन्होंने ये बताया कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश का जो चाल है
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखिए हम दो तरंगे का बात कर चुके हैं। पहला आपका बात कर चुके हैं यांत्रिक तरंग, दूसरा बात कर चुके हैं वैद्युत चुम्बकीय तरंग, और तीसरा जो बात है पदार्थ तरंग यानी मैटर वेव्स। मैटर वेव्स के बारे में हम कल अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को तो लाइक करना भूले नहीं, क्योंकि मेरा मोटिवेशन अगर कम हो गया तो हम आप लोग की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग मोटिवेशन को हाई रखें, है ना, ताकि हम भी आपके सेवा में हमेशा तत्पर रहें। चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।